करते हैं क्लास को शुरू। सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी, है ना? चलिए फिर करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। कल हमने क्या क्या किया था? कल हमने कुछ डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था कि ऐसी कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होती है बच्चों से रिलेटेड या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड, एंड इनको हम हैंडल कैसे मैम। कर सकते हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला क्या? हरिओम मैम। हरिओम दीक्षा। ठीक है, क्या हाल चाल है? बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया। ठीक है, ठीक। ओके, सो कल हमने डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था, कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था कि बच्चों के अंदर या किसी पर्सन के अंदर अगर ऐसी कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई जो बच्चे होते हैं वो साफ बोल नहीं पाते हैं, और किसी के दिमाग तक बात जाती तो है बट लेकिन वो बात को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। किसी को हियरिंग प्रॉब्लम होती है, ऐसी काफी सारी डिसेबिलिटी के बारे में हमने कल बात की थी। एंड इसी से रिलेटेड ही मैंने आपसे ही पूछा था कि क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं जो आप प्रेफर करोगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारी कल की क्लास थी। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं प्रीवियस वाले, वो प्लीज़ देख कर आना। ठीक है, अच्छा रहेगा। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे अडल्ट लर्निंग एंड पेडागोगिकल स्ट्रेटजीज। चलिए फिर, अडल्ट लर्निंग सभी को पता है, थोड़ा सा अभी हम कर भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि अडल्ट लर्निंग होती क्या है। एंड्रागोगी, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हमने पढ़ी है, अभी हम इसको और ज़्यादा विस्तार पूर्वक भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर कैसे देखेंगे अभी हम इसको। अडल्ट लर्नर्स पोजेस डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोटिवेशंस कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टूडेंट्स। इस बात से आप सभी एग्री करोगे कि अडल्ट लर्नर जो होते हैं ना, उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो विशेषताएं और मोटिवेशन जो होता है ना, वो अलग होता है। कैसे होता है अलग? यानी कि अगर आप इनको, आप ऐसे बोलोगे ना कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक आपको क्लास में आना है और मैं पढ़ाती रहूंगी, आपको बस सुनना है, आपको बस नोट्स लिखने हैं, इतने टाइम पर आपका टेस्ट होगा। अडल्ट लर्नर उस टाइप के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा थिंकिंग प्रोसेस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका होता है कि हमारा मोटिवेशन भी एकदम डिफरेंट होता है, पढ़ाई को लेके भी एंड हर एक चीज को लेकर भी। एंड करेक्टरिस्टिक्स भी एकदम डिफरेंट होते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं ये लोग भिन्न रहते हैं हर एक चीज में। ठीक है, अगर हम इसकी की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्या होगा, एक तो हो जाएगा ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। बिल्कुल, प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं कि इनको स्वायत्त एवं स्वनिर्देशित कार्य ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से काम करें, इनको फ्रीडम दी जाए, अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल तैयार करें, अपने हिसाब से ये खुद को निर्देश दें, ये खुद को डायरेक्शन दें कि कैसे कैसे करना है। Adults have a psychological need for self-direction and like to take responsibility for their own learning process. क्या क्या बोला गया है? अडल्ट हैव अ साइकोलॉजिकल नीड फॉर सेल्फ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ है यहाँ पर कि अडल्ट को साइकोलॉजिकल नीड की जरूरत होती है सेल्फ डायरेक्शन के लिए। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको साइकोलॉजिकल नीड नहीं होती, यानी कि मनोवैज्ञानिक वाली नीड नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? छोटे बच्चों को आप इतना बोल दोगे ना कि फटाफट से आप अपना होमवर्क कर लो फिर हम घूमने चलेंगे, वो पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक लालच दिया गया है ना। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये भी एक डायरेक्शन की तरह काम करेगा कि अच्छा ठीक है, फटाफट से हम काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम घूमने जाएंगे या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए आएगा। बच्चे आपने देखे हो कि हम बच्चे कर लेते हैं, बट लेकिन जो बड़े होंगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि ना चलो फटाफट से आप क्लास करो, फिर मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, क्या आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है एंड आपकी जो डायरेक्शन है वो वैसी नहीं है। अगर मैं आपको कुछ डायरेक्शन देना चाहूंगी इस वजह से आप पढ़ लो कि मैं वो घुमाने के लेके जाऊंगी, नहीं। यहाँ पर आप सेल्फ डायरेक्टेड होते हो एंड आपका जो मोटिवेशन होता है वो साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि दिमाग से ज्यादा होता है, आप खुद से देखते हो कि हाँ क्या चीज है। एंड लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर बच्चा क्या करता है? यहाँ पर बच्चा अपनी लर्निंग किस तरीके से आगे आगे बढ़ानी है, किस तरीके से अपनी लर्निंग का जो विकास है वो किस तरीके से करना है, वो उसकी जिम्मेदारी खुद से लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट आपकी लर्निंग आपको कितनी इम्प्रूव करनी है आपके ऊपर है ना? सिंपल बात हो गई। और क्या आता है इसमें? एक आता है रेलिवेंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल, ये आप सभी के साथ में होगा कि अगर आप चाहते हो कि जो भी चीज़ आप पढ़ो ना,
कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल हो। जैसे कि अगर कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक पार्ट है तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो एंड आप उसको समझना भी चाहते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में पहले से हो चुका है एंड अगर उसी से रिलेटेड ही कोई पढ़ाई हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें पढ़ने मजा आएगा। एग्जाम्पल के लिए कि आप छोटे बच्चों को बोलो कि चलो आज हम डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो छोटे बच्चों को मजा नहीं आएगा पढ़ने में। बट वही अगर आप हमारी एज में बोलो कि डिप्रेशन क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, डिटैचमेंट क्या होता है, तो कहीं ना कहीं रेलिवेंस वाली चीजें हैं कि हाँ यार पढ़ने मजा तो आएगा तो पढ़ लेते हैं, होगा ना ऐसा। मान तो ये सब ठीक है, किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस की है, कोई करने वाला होगा, या किसी ने इस बारे में अपने फ्रेंड से सुना है, किसी से सुना है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करके पढ़ना चाहेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यहाँ पर बच्चे चाहते हैं कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना एटलीस्ट हम उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। अडल्ट नीड टू नो वाई दे आर लर्निंग समथिंग। अडल्ट जो है वो वाई पर फोकस करते हैं, हम क्यों पढ़ें, पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, बच्चे होते तो मम्मी ने स्कूल में भेज दिया, ठीक है, जब हम 3 साल के थे तो हमें थोड़ी ना पता था कि हमें स्कूल भी जाना होता है, नहीं पता था हमें, हमें भेज दिया तो बस हम पढ़ रहे थे, क्यों का जवाब नहीं था। बट अडल्ट जो है अगर वो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उनको उस क्यों का जवाब चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक वाई चल रहा होता है कि क्यों पढ़ना है हमें ये। ठीक है, वाई का क्वेश्चन वो ढूंढते हैं। दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है यहाँ पर, एंड वांट टू ट्रांजिशन क्विकली फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जो भी चीज वो पढ़ रहे हो वो चाहते हैं कि उसका कहीं ना कहीं तो रिजल्ट मिले। अगर आपने देखो, रिजल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सक्सेस मिल गई है, पैसा मिल रहा है, वो ये सब चीज होता है। रिजल्ट काफी सारी चीजों में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आपने आज कुछ भी पढ़ा है, शायद उसका रिजल्ट आपको खुशी मिल रही है पढ़ने के बाद में, शायद आपका माइंड रिलैक्स हो गया है, ये भी तो एक रिजल्ट है ना। कि कोई भी चीज अगर आप सीख भी रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिले, रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं अडल्ट जो होते हैं। एंड वांट टू ट्रांजिशन क्विकली फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो अभी हमने बात की यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छा थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, पढ़ तो हमने लिया, बट क्या हम इसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ रहे हो, कि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि टीचिंग मेथड्स हो गए, थोड़ी साइकोलॉजी होगी एंड काफी सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में गोल ओरिएंटेड एंड वॉलंटरी लर्नर्स। ठीक है, लक्ष्य उन्मुख एवं स्वैच्छिक शिक्षार्थी। इसका क्या मतलब है इधर पे, इधर इसको भी देख लेते हैं अभी हम। गोल ओरिएंटेड होगा, बिल्कुल भाई, उद्देश्य आप लेकर चल रहे हो, आप सभी उद्देश्य के साथ में पढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। एंड वॉलंटरी लर्नर्स रहते हैं, यानी कि एज अ टीचर आप किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हो। यहाँ पर बच्चा खुद से आएगा कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। किसी को पकड़ पकड़ के आप नहीं लेकर आ सकते कि चलो पढ़ो, ऐसे करो, नहीं हो सकता। यहाँ पर वॉलंटियर रहता है, यानी कि स्वैच्छिक, खुद की इच्छा से रहता है। अडल्ट पार्टिसिपेट वॉलंटरली विदाउट कंपल्शन। बच्चे जो होते हैं इस एज में वो खुद की इच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी चीज में कंपल्शन की वजह से नहीं करते हैं कि कंपल्शन है स्कूल जाना ही है, ऐसा नहीं होता है। देयर गोल्स में बी सोशल, एंड इनके जो गोल्स हो सकते हैं शायद वो ये हो सकते हैं कि उनको दोस्त बनाने हैं या इनको डिग्री चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं सभी के, एकदम डिफरेंट। किसी के लिए शायद वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको पैसा कमाना है, किसी को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि हाँ मेरा बस नाम हो जाए कि मेरे पास में डिग्रीज इतनी सारी हैं। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट उद्देश्य यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, एक आता है यहाँ पर सेल्फ स्टीम एंड इमोशनल फैक्टर्स, यानी कि आत्मसम्मान। बिल्कुल, हम सभी की एज में अब ऐसा हो चुका है कि हमें अपना आत्मसम्मान थोड़ा प्यारा हो गया है ना, कि जहाँ पर हमारा सम्मान ही नहीं हो रहा तो वहां पर क्यों जाना। ठीक है, पर लेकिन बच्चे होते थे कि अच्छा मैम ने कल भी सुनाई तो आज भी वहीं पर ही जा रहे हैं, हर एक जगह पर होता था ऐसा। बट इस एज में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं ना यहाँ अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी सीखना चाहते हैं। समझ पा रहे हो, ये काफी ज्यादा डीप बात है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए सीख पा रहे हो ऐसी चीज जिससे आपका सम्मान बढ़े या आपका सम्मान मेंटेन हो, ये सब चीजों के ऊपर भी आप फोकस करते हो। इमोशनल फैक्टर्स भी,
पास्ट ट्रॉमेटिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट इमोशनल बैरियर्स। देखो हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसे कुछ ट्रॉमा वाले एक्सपीरियंस हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं इमोशनल बैरियर क्रिएट कर देते हैं हमारी लाइफ में। इंस्ट्रक्टर्स मस्ट कम्युनिकेट विद हाई रिस्पेक्ट टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड रिड्यूस एंग्जाइटी। ऐसे टाइम पर क्या होना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रक्टर्स है, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों से इस तरीके से कम्युनिकेट करे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो हो वो बिल्डअप हो, एंड मतलब कि डाउन तो ना ही हो, और बच्चे एंग्जाइटी फील ना कर। ठीक है, जो एक स्ट्रेस रहता है ना। ठीक है, आपने देखा होगा कि ना स्कूल्स में, मतलब कि मुझे नहीं पता कि आप सबके साथ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं वैसे नहीं हुए, बट मेरे साथ में काफी सारे हुए हैं। ठीक है, कि काफी ही सारे हुए हैं कि जहाँ पर एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तब भी वहां पर खड़े रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हो जाती हैं, बट उस एज में हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना कि जब खुद पर बीतती है तो सामने वाले की फीलिंग्स भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। होता है ना ऐसा। ठीक है, तो अगर मुझे खुद को एंग्जाइटी अच्छी नहीं लगती है तो मैं चाहूँ कि मेरे सामने वाले को मैं एंग्जाइटी फील ना करूँ। ठीक है, एंड अगर आपने ये सब फील नहीं किया है तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आप किसी को सिखाओ या फिर कुछ भी करो तो एंग्जाइटी फील ना हो सामने वाले को एटलीस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर ये चारों चीजें? पहले भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे, अभी हमने थोड़ा सा और इसको डीप कर लिया। ठीक है, सभी को क्लियर है ये चारों पॉइंट्स? हाँ जी, शुभम, अदिति, मिताली, दीक्षा, क्लियर एकदम? यस मैम। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, आप लोग बाहर हैं क्या? आपके कैमरास बंद क्यों हो जाते हैं? मिताली तो आई थिंक बाहर है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में लर्निंग स्टाइल फ्रेमवर्क। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द वार्क मॉडल। वार्क इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। वार्क मॉडल है, किसने दिया है? नील डी फ्लेमिंग एंड कॉलिन ई मिल्स ने दिया है, 1992 में दिया है। नाउ व्हाट इज वार्क, अभी देख लेते हैं। लर्निंग स्टाइल्स फ्रेमवर्क। लर्निंग स्टाइल का यहाँ पर क्या मतलब है कि देखो कोई भी जो बच्चे होते हैं ना, उनका लर्निंग करने का जो तरीका होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। मानते हो ये बात मेरी? किसी को सुन के अच्छे समझ में आ जाता है, किसी को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को वीडियोस देख के समझ में आ जाता है। यानी कि हर एक का जो लर्निंग स्टाइल होता है वो एकदम डिफरेंट डिफरेंट होता है। मानते हो ये चीज कि बच्चे को समझ किस तरीके से आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर नील डी फ्लेमिंग एंड कॉलिन ई मिल्स ने 1992 में आपको ये चार चीजें बताई हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सबसे पहली हो जाएगी आपके पास में विजुअल, VARK, यही है विजुअल, यानी कि दृश्य। इसका क्या मतलब हुआ? प्रेफर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स। चित्रों, आरेखों और स्थानिक समझ का उपयोग पसंद करते हैं। नाम से पता चल रहा है कि वो बच्चे जिनको कोई भी चीज समझ में तब आते जब वो उस चीज को देख ले। ठीक है, कि समझ पा रहे हो ये चीज? ये भी सबके साथ में हुआ होगा कि हाँ अगर आप एक बार दिखा देते तो हमें समझ में आ जाता सही से। ठीक है, ऐसे बच्चे जो सबसे पहले चीजों को देख के वो अच्छे समझ पाते हैं, ये होते हैं विजुअल वाले। ऑडिटरी क्या होते हैं? ऐसे बच्चे, श्रवण वाले, कि जो सुन के जिनको याद होता है। प्रेफर्स लिसनिंग टू लेक्चर, साउंड एंड डिस्कशन। सुनकर, ध्वनि और चर्चाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिर्फ मतलब कि देख के समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसे पढ़ लिया तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो चाहते हैं कि ना कोई उनको बोल के सुना दे। लाइक मेरे व्हेन जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उनको ना नोट्स, वो बोलते कि नोट्स वोट्स नहीं पढ़ने हमें, कि कौन पढ़े वो इतने लंबे लंबे नोट्स, और हम पढ़ भी लेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा। तो एक काम करो, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी वॉइस नोट भेज दिया करो। तो पूरी ग्रेजुएशन मतलब कि ऐसे निकली कि मैं उनको वॉइस नोट्स ही भेजती थी। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनको सुन के याद होता है, जिनको सुन के समझ जल्दी आ जाता है। एक आता है फिर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अच्छा, हम सभी के लाइफ में ऐसे पर्सन रहे होंगे या फिर शायद आप ही होंगे कि जिनको तब तक याद नहीं होगा जब तक वो उस चीज को लिख ना ले, खुद से नोट्स ना बना ले। ठीक है, ऐसा होता है। प्रेफर्स टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स, टेकिंग डिटेल्ड नोट्स एंड रीडिंग। पाठ्य सामग्री पढ़ने और लिखने को प्राथमिकता देते हैं, प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं, फिर उसको अच्छे से रीड करते हैं, तब जाके उनको याद होता है। ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया तीनों चीजें। फिर क्या होता है? लास्ट आता है हमारा काइनेस्थेटिक। व्हाट इज काइनेस्थेटिक? इज गतिज या फिर शारीरिक।
ये हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा है, अगर आप थोड़ा सा याद कर पाओगे तो। प्रेफर्स हैंड ऑन प्रैक्टिसेस, देखो काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जब आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिकली करके देख रहे हो ना, प्रैक्टिकली आप उसको करके देख रहे हो, दैट इज काइनेस्थेटिक। आप किसी भी एक्टिविटी को आप परफॉर्म करके देख रहे हो, शारीरिक गतिविधियों, स्पर्श और व्यवहारिक कार्य से सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आपकी किसी किताब में लिखा है कि अगर आप तेज भागते हो तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, मैंने बोल दिया तब भी नहीं समझ में आता, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, भाई एक काम कर, तू भाग के देख ले, एक काम करो, तुम 1 किलोमीटर से तुम भाग कर आओ फुल स्पीड में, और फिर तब बताना कि तुम्हारी दिल की जो धड़कनें हैं वो फास्ट हुई या फिर नहीं हुई है फास्ट। दैट इज काइनेस्थेटिक। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जब करके देखता है ना बच्चा, ये होती है काइनेस्थेटिक। ठीक है, दीज आर दी 4 लर्निंग स्टाइल्स दैट वाज गिवन बाय नील जी फ्लेमिंग। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ गई ये चारों, इन चारों में कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर एकदम? ठीक है, चलिए फिर। ओके, जनरल 7 लर्निंग स्टाइल्स। अब क्या होते हैं, 7 तरीके के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, जिसमें से कुछ कुछ तो हमने कर लिए। विजुअल या फिर स्पेशल, ये हम कर चुके हैं। ऐसे बच्चे जिनको देखकर याद होता है। ओरल, ऐसे बच्चे जिनको सुनकर याद होता है। वर्बल, वर्बल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? वर्बल या फिर लिंग्विस्टिक, यानी कि शब्दों से रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा इसमें? फिर ओरल और लिंग्विस्टिक में फर्क क्या है, जब इसमें दोनों में स्पीच की बात हो रही है तो? कोई बता सकते हैं डिफरेंस क्या होगा सेकंड और थर्ड में? नहीं, अगर नहीं आ रहा दिमाग में तो बता दो, फिर मैं बता देती हूँ। मैम ऑडिटरी तो सुन के हुआ ना कि कोई हमको सुना रहा है तो हमको याद हो रहा है, बाकी वर्बल ऐसा हो रहा है कि हम खुद उसको बोल रहे हैं बार बार, तो हम याद कर पा रहे हैं। खुद उसको बोल रहे हैं बार बार, ठीक है, ओके ओके, बोल सकते हैं। देखो ओरल में क्या है, यहाँ पर आपकी ध्वनि है, ध्वनि और संगीत। देखो ध्वनि सिर्फ और सिर्फ, देखो वर्बल में क्या रहेंगे, वर्बल में आपके शब्द रहेंगे ही रहेंगे, शब्द रहेंगे ही रहेंगे, अक्षर रहेंगे रहेंगे। ओरल में जरूरी नहीं है कि भी शब्द। एग्जाम्पल के लिए कि पानी का जो साउंड है तो उसमें कोई शब्द तो नहीं है, बट फिर भी आपने सुन के सीख लिया ना कि अच्छा ये पानी की है आवाज, हाँ या ना? बट लिंग्विस्टिक में क्या रहेगा, लिंग्विस्टिक में यहाँ पर शब्द रहेंगे ही रहेंगे। इज इट क्लियर? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, ओरल में जरूरी नहीं है, ओरल में ध्वनि की बात हो रही है कि मतलब कि वहां पर शब्द जरूरी नहीं है कि हो या ना हो, बट लिंग्विस्टिक में शब्द हो, क्योंकि लिंग्विस्टिक जो शब्द है वो निकला ही लैंग्वेज से। ठीक है, एंड वर्बल, वर्बल भी हमारे शब्द की ही बात करता है, बल्कि जो नॉन वर्बल है वो शब्द की बातें नहीं करता है। ठीक है, ये सब चीजें अभी आप कम्युनिकेशन जो आपकी यूनिट है उसमें आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में फिजिकल और काइनेस्थेटिक, ये भी अभी हम कर चुके हैं, फिजिकल एक्शन से रिलेटेड है। लॉजिकल और मैथमेटिकल, ये भी है। कोई बच्चा, ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो लॉजिक लगा के चीजों को सीखते हैं, तर्क लगाकर चीजों को सीखते हैं, हर एक चीज के पीछे उनको तर्क जानना होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसे वाला। सोशल इंटरपर्सनल, ऐसे बच्चे जो अकेले नहीं पढ़ सकते वो ग्रुप में ही पढ़ सकते हैं। ऐसे भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन रहे होंगे, या शायद आप ही रहे होंगे, जो अकेले पढ़ ही नहीं सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए ग्रुप चाहिए ही। ठीक है, तो सोशल एंड इंटरपर्सनल। फिर आता है सॉलिटरी एंड इंट्रापर्सनल, ये वो होते हैं जो सेल्फ स्टडी ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि ग्रुप में नहीं पढ़ सकते हैं। आप इनको बोलो कि ग्रुप स्टडी करनी है तो इनको पता है कि ये बातों में लग जाएंगे, ये नहीं पढ़ पाएंगे, ग्रुप स्टडी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर सभी के लिए ये साथ के साथ? कोई प्रॉब्लम किसी को? इजी है ये तो, है ना? बढ़े आगे।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दीक्षा समझ में आ रहा है आपको? प्रिया ऑल्सो? शुभम क्लियर हो गया? मिताली तो आई थिंक ट्रैवल कर रही है, थम्स अप वगैरह कर दो तो मुझे समझ आ जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोब्स लर्निंग स्टाइल। कोब्स का लर्निंग स्टाइल, ठीक है, डेवलप्ड बाय डेविड कोब। अभी हम कर रहे हैं कोब का लर्निंग स्टाइल। किसने दिया है? डेविड कोब ने दिया है। अब डेविड कोब का जो लर्निंग स्टाइल है ये 2 डायमेंशंस पर काम करता है, प्रोसेसिंग कंटिन्यूअम एंड परसेप्शन कंटिन्यूअम। चलिए ठीक है, प्रोसेसिंग कंटिन्यूअम यानी कि एक्टिव और रिफ्लेक्टिव, परसेप्शन कंटिन्यूअम यानी कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। ठीक है, चलो छोटे छोटे से वर्ड्स अभी हम तोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एक्टिव और रिफ्लेक्टिव क्या होगा? कुछ भी दिमाग में आ रहा है बता दो, क्या आ रहा है दिमाग में? अरे एक तो कैमरा बंद हो जाते हैं ना, कैमरा खोल के रखो और तब बताओ। हाँ जी, शुभम बताइए, एक दिन की छुट्टी लेने के बाद में बताओ। Uh, I'm yeah. कुछ भी आ रहा है दिमाग में तो बताइए। I'm मतलब कि ऐसा लाइक दिमाग में शब्द नहीं जुड़ पा रहे, लाइक किन शब्दों का प्रयोग किया जाए कि इसको आपको विस्तार से बताया जा सकता है। ठीक है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, बताओ बताओ। नहीं कुछ नहीं, चलो फिर देख लेते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, तोड़ तोड़ के अगर मैं शब्दों को बताऊं, अभी एक्टिव और रिफ्लेक्टिव तो अभी हम देख ही लेंगे। देखो, रिफ्लेक्टिव क्या होता है? जब कोई भी चीज हमारे पास में रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, क्या होगा ये? सूरज की किरणें आप नहीं बना रहे हो ना, सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होके आपके पास में आ रही है, इज इट? यही तो है। बट एक्टिव क्या होगा? जिसमें आप ही एक्टिव कुछ ना कुछ कर रहे हो, रोल प्ले अच्छे वाला कर रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, उन चीजों के बारे में भी सोच पाना जो आपने कभी नहीं देखी है। एब्स्ट्रैक्ट चीजें, जस्ट इमेजिन वैसे वाला जो आप, या फिर जो आपके सामने नहीं है तब भी आप उसके बारे में सोच पा रहे हो। कंक्रीट क्या होता है कि जो चीज आपने देखी आप उसी के बारे में ही सोच पा रहे हो। ठीक है, अब देखो दोनों में फर्क क्या होगा। जब एब्स्ट्रैक्ट की बात आएगी तो एब्स्ट्रैक्ट वाली बातें आप सिर्फ सोच सकते हो, आप उनको फील तो नहीं कर सकते। खुद से बताओ, जो चीज आपने कभी देखी नहीं है लाइफ में, आप उसके बारे में आप सोच सकते हो कि हाँ शायद ऐसा होगा ऐसा होगा, बट आप क्या उसको फील कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ठीक है, बट कंक्रीट में क्या रहेगा? कंक्रीट में आप उसको फील कर सकते हो क्योंकि आपने वो सब चीजें देखी हैं, तो हाँ कहीं ना कहीं वो फील वाली चीजें हो जाएंगी। अब देखो, अब इसमें क्या सब बातें आती हैं। ठीक है, ये ना पूरा का पूरा थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, टाइम देंगे अभी इसको। ठीक है, एक तो एटलीस्ट ट्रिकी चीज आई है जब से आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू हुआ है, थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ, ये जैसे आपको दिया हुआ है ना, ये ऐसे, ये एक प्लस का साइन है, इस तरीके से ही बनाएंगे। ऊपर है आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस यानी कि फील बेस्ड है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलेशन यानी कि थिंकिंग वाला बेस्ड है। कंक्रीट यानी कि जो चीज आप देख रहे हो उस चीज को आप फील कर पा रहे हो, एंड एब्स्ट्रैक्ट यानी कि थिंकिंग, ये सब चीजें। इसको भी अब क्या किया गया है ना, इसको अब ये, इसको ना हमने 4 पार्ट्स में अभी हमने डिवाइड कर दिया। एक तो है आपका एकोमोडेटर, ठीक है, हिंदी में भी देख लेंगे अभी हम। एकोमोडेटर यानी कि समायोजन करता, समायोजन करता, ये हो गया आपका एकोमोडेटर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? एकोमोडेटर में क्या है? एकोमोडेटर होता है यहाँ का डूइंग प्लस फीलिंग, यानी कि बच्चा कुछ कर भी रहा है और करते करते उस चीज को फील भी कर रहा है, दैट मीन्स की एकोमोडेट, सिंपल भाषा में।
कि जब बच्चा कुछ भी चीज कर रहा है उसको साथ साथ में फील भी कर रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कोई बता सकते, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कर भी रहे हैं साथ साथ में हम उसको फील भी कर रहे हैं, दैट इज एकोमोडेटर। मैम जैसे भी स्टोरी पढ़ते हैं ना तो हम उसमें खुद को फील भी करने लगते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो ये भी चीज, ये भी चीज आप बोल सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, कि आप या तो आप स्टोरी लिख रहे हो या फिर आप उसको मतलब कि आप उसको पढ़ रहे हो, कर तो रहे हो ना आप उस चीज को, बट उसको साथ साथ में आप उसको फील भी कर रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा। क्या एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ जी, एक्टिव ही तो कर रहे हो ना हम पार्टिसिपेट। एक्टिव की मैंने क्यों बात की, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर डू है, ये चीज हम कर रहे हैं। ये हो गया आपका एकोमोडेटर पूरा का पूरा। ठीक है, एकोमोडेटर जिसमें क्या होगा, डूइंग और फीलिंग। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर इसके साथ में क्या रहेगा, चलो ये तो हमारा हो गया। एक और चीज आपकी क्या आ जाएगी, ये तो हमारा हो गया कंक्रीट वाली चीजें, डूइंग भी कर रहे हैं, ये भी सब चीज कर रहे हैं। एक हो जाएगा आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या रहेगा कि कोई चीज आप कर रहे हो बट उस चीज को आप फील नहीं कर रहे, आप उसके बारे में सोच रहे हो। इसका क्या एग्जाम्पल रहेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, लगाइए थोड़ा सा दिमाग। बताइए। चलो एक बार ना शुरू से देखते हैं, ठीक है, कहीं इतना भी ट्रिकी ना हो जाए कि समझ में ही ना आए। ठीक है, सो कोब्स का जो लर्निंग स्टाइल है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना दो डायमेंशंस दी। दो डायमेंशंस क्या क्या है, देखो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब दिशा की तरफ आप समझ सकते हो। जैसे हम बोल देते हैं ना कि एक पूरब है तो एक पश्चिम है, बोल देते हैं ना हम ऐसा कि एक पूरब है तो एक पश्चिम है, तो इस तरीके से। सो डेविड कोब ने भी ना आपको पूरब और पश्चिम तरीके से ही बताया। ठीक है, सो पूरब और पश्चिम में सबसे पहले अगर पूरब की बात करें, सो वो एक एक्टिव और रिफ्लेक्टिव की बात बोलते हैं। देखो पूरब में भी ना आपकी दो चीजें रखी हुई है, एक्टिव और रिफ्लेक्टिव रखी हुई है, और एक जगह पर रखा गया आपका एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। अब क्या रहेगा, अभी आपस में ना ये मतलब कि इंटरैक्ट कर रही है दोनों की दोनों चीजें, कभी एक्टिव शायद कंक्रीट से करेगा इंटरैक्ट, कभी रिफ्लेक्टिव शायद एब्स्ट्रैक्ट से करेगा। अब इसको भी समझने के लिए क्या होगा, एक्टिव, एक्टिव का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज आप कर रहे हो प्रॉपर, यानी कि जब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये होता है आपका एक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि कोई चीज आप कर नहीं रहे हो बट आपके पास में वो चीज रिफ्लेक्ट होके आ रही है। एग्जाम्पल के लिए कि शायद कोई काम आपने किया, वो काम मैंने नहीं किया, बट वो चीज मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने देख कर सीख लिया, वो चीज मैंने नहीं की है, मैंने देख कर सीख लिया आपसे। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव। एक्टिव जब कोई काम मैं खुद से करूंगी, और रिफ्लेक्टिव जब कोई काम मैं कर नहीं रही हूँ बट किसी ने किया तो मैं उसको देखकर वो चीज सीख रही हूँ। इज इट ओके, क्या ऐसे ही तो होता है? ठीक है, हम ऐसे ही तो बोल देते हैं ना कि भाई देखो भाई, मतलब कि आगे ना खाई है तो तू मतलब कि आगे जाना मत। तो किसी पर्सन ने सीख लिया कि अच्छा खाई आगे, तो अच्छा मतलब कि आगे मुझे नहीं जाना है, यानी कि ये चीज क्या हुई, ये चीज रिफ्लेक्टिव हुई ना कि किसी और से सीख लिया। बट एक्टिव में क्या होगा, नहीं मैं तो खाई में कूद के ही देखूंगा। ये हो गया आपका एक्टिव। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को अपनाते हो। अब कोई आपको बोल रहा है कि अच्छा आप ना मतलब कि ऐसे मत करो, शायद इस चीज में ज्यादा मतलब कि अच्छा होता नहीं है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप उसको एक्टिवली अब करके देखोगे या फिर आपने उसको रिफ्लेक्टिवली सीख ली है। या तो करके सीखो या किसी और के एक्सपीरियंस या फिर दूसरों को देखकर सीख लो। ये होता है आपका एक्टिव और रिफ्लेक्टिव। दोनों को ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो। एक्टिव यानी कि खुद से कर रहे, रिफ्लेक्टिव यानी किसी के एक्सपीरियंस या फिर किसी को देखकर सीख लिया।
ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्टिव और रिफ्लेक्टिव, एरो वगैरह डाल के कैसे भी लिखना चाहो तो लिख लो। एक्टिव और रिफ्लेक्टिव क्लियर है? सिर्फ ये दो टर्म्स बताओ मुझे अभी के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमने अभी एक यस दिशा मैम। की हमने बात कर ली है। हाँ जी शुभम, क्लियर? जी जी। ओके ओके ओके, ठीक है। सो ये अभी हमने एक दिशा की, यानी कि ये अभी हमने एक डायमेंशन की बात कर ली है। ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग कंटिन्यूम। प्रोसेसिंग कंटिन्यूम हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी ये चीज हमारी प्रोसेस में चल रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई काम मैं कर रही हूँ तो वही प्रोसेस में है ना, तो अभी वो काम ऑन गोइंग है। अगर रिफ्लेक्टिव, अगर किसी ने वो काम कर लिया तो उसके लिए वो एक्टिव हो चुका है, बट मैं उससे भी सीख रही हूँ तो स्टिल वो भी प्रोसेसिंग में ही है। क्लियर ये भी कि प्रोसेसिंग में ही क्यों है? ये भी समझ में आ गया? एक्टिव और रिफ्लेक्टिव दोनों चीजें ब्रैकेट में लिखते रहना। हाँ, सभी को क्लियर हो गया? प्रोसेसिंग कंटिन्यूम, एक्टिव, रिफ्लेक्टिव। चलो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आता है, दूसरी डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं तो एक आता है आपका परसेप्शन कंटिन्यूम। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि परसेप्शन इट्स अ काइंड ऑफ अ दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण कितने लेवल पर लग पा रहा है? शायद जो चीज आपने देखी है सिर्फ उसी के ऊपर लग पा रहा है, या जो चीज आपने नहीं भी देखी है उसके ऊपर लग पा रहा है। ठीक है, जो चीज आपने देखी है शायद उसके बारे में आप फील भी कर सको ना कि अच्छा ऐसे होता है। हाँ भाई, फील कर सकते हो। बट जो चीज आपने कभी नहीं देखी आप उसको सोच सकते हो कि अच्छा ऐसा होगा, बट आप उसको फील कर नहीं पाओगे ना, एग्जैक्ट वैसा नहीं कर पाओगे। मानते हो मेरी बात? शायद आपके दिमाग में ये हो कि शायद जब ऐसा होगा तो मुझे ऐसा फील होगा, ऐसा होगा। आप बस सोच ही तो पा रहे हो। क्या एग्जैक्ट फीलिंग आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। बट जो चीज आपने प्रॉपर देखी है, जो चीज आपने प्रॉपर एक्सपीरियंस कर ली है, हाँ, उसकी फीलिंग आप अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट भी क्लियर हो गया। एब्स्ट्रैक्ट, अगर मैं आपको इसकी भी याद करने की ट्रिक बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स ले लो। एब्स, एब्स क्लियर नहीं दिखते ना, बोल देते ना हम ऐसे कि आपकी एब्स एकदम क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। जो मैंने काफी टाइम पहले एक ट्रिक बनाई थी कि एब्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं। क्लियर नहीं दिख रहे यानी कि एक ऐसी चीज है जो प्रॉपर दिख नहीं रही है, एंड दिख नहीं रही है तो बस सोच लो उसके बारे में। कंक्रीट तो फिर अपोजिट हो ही गया इसका। अब देखो, दोनों डायमेंशंस अगर क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं कि इनको अब कैसे कैसे रखा गया है। कैसे कैसे रखा गया है? सो एकोमोडेटर है एक, ठीक है। ये आपकी चार चीजें दी गई हैं, कन्वर्जर है, डाइवर्जर है, एसिमिलेटर है, एकोमोडेटर है। एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो, एकोमोडेट, चलो कन्वर्जर से अभी हम शुरू करते हैं। कन्वर्जर यानी कि अभिसरण करता, ठीक है, अभिसरण करता, जिसमें क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलेशन होगा और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होगा। इसका क्या मतलब हुआ, लिखते रहना हाँ साथ साथ में ही, ठीक है। अभिसरण कर्ता में क्या होता है, कन्वर्जर में क्या होता है? कन्वर्जर में होता है आपका CAA, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि किसी कोई भी जो काम है आप उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो, बट वो चीज आपने मतलब कि, बट वहां पर आपका सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही लग पा रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो चीज शायद आपने, जैसे बोल देते हैं ना कि ऐसी चीज के बारे में सोचो जो आपने कभी ना देखी हो, तो आप क्या करोगे, कोशिश तो करोगे ना उसके बारे में सोचने की। यानी कि एक्टिवली आप पार्टिसिपेट तो करोगे, बट आपकी थिंकिंग क्या होगी, आपकी थिंकिंग होगी एब्स्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल से आप इसको समझ लो। आप ना एक ऐसे कलर के बारे में सोचो, एक ऐसे रंग के बारे में सोचो जो आपने कभी ना देखो, तो आपका दिमाग तो काम करेगा, एक्टिव तो आप रहेगा ना, एक्टिव तो आपका दिमाग रहेगा। बट आपकी थिंकिंग कैसी होगी, आपकी थिंकिंग होगी एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि आप बिल्कुल परे सोचोगे ना जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। कन्वर्जन, इज इट क्लियर? एक्टिवली इन्वॉल्व तो हो, बट लेकिन आपकी जो थिंकिंग रहेगी वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। एग्जाम्पल के लिए भी लिख लो, कलर, ऐसा कलर जो इस मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब हमारी पृथ्वी में, कुछ ऐसा आप लिख लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर उसको मैं और भी ज्यादा अच्छे से बता देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए, आप सभी को पता है कि पहले कीपैड फोन्स यूज होते थे ना, हम सभी ने किए, हम सब उस दौर से हम निकले हुए हैं जब हमने कीपैड फोन्स को हमने यूज किया था। फिर किसी ने तो सोचा होगा कि यार एक काम करते हैं, एक ऐसा फोन बनाते हैं जिसमें कीज ना हो, जिसमें सिर्फ टच करके काम हो जाए।
क्या उस टाइम पर ये चीज कंक्रीट थी? क्या आप उसको देख पा रहे थे? नहीं, आप उस चीज को देख नहीं पा रहे थे ना। तो आप क्या कर पा रहे थे? आप सिर्फ सोच पा रहे थे कि हाँ ऐसा हो, बट आपका जो एक्सपेरिमेंट था वो एकदम एक्टिव था। हाँ या ना? आप उस काम को कर रहे थे ना, बट आपकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थी। क्यों? क्योंकि तब तक आपने कोई स्क्रीन टच यानी कि टच स्क्रीन वाला मोबाइल आपने नहीं देखा। इज इट क्लियर सभी के लिए? एक और एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। अगर मैं आपको ये चीज बोल दूं कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि मतलब कैश तो खैर अभी भी यूज होता है, बट अभी क्या हो चुका है, अभी डिजिटल पेमेंट ज्यादा यूज होने लग गई है। तो किसी के दिमाग में तो ये चीज होगी ना कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे पास में वो कैश ना हो, यानी कि हमारे पास में वो फिजिकल फॉर्म में पैसे ना हो, बट स्टिल अगर हम पेमेंट कर सके तो। आइडिया क्या लग रहा है? एब्स्ट्रैक्ट लग पा रहा है। वो चीज कभी नहीं देखी है और फील भी नहीं की थी तब तक तो, बट एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है? एक्सपेरिमेंट हो रहा है एकदम एक्टिव। ठीक है, तो जो भी आपको तो जो भी आपको एग्जाम्पल सुटेबल लगे आपकी लर्निंग के लिए वो लिख दो। कि ऑनलाइन पेमेंट इंट्रोड्यूस वाला पूरा सिनेरियो मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिखो। ऑनलाइन पेमेंट वाला लिख सकते हो, या फिर टच स्क्रीन जो मोबाइल हुए हैं वैसे वाला लिख लो, या फिर जो मैंने रंग कलर की बात बोली है वैसे वाला एग्जाम्पल अपनी भाषा में लिख लो। ठीक है, जिसको लगे कि हाँ फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर हो चुका है वो बता दे। आराम से लिख लो एग्जाम्पल। मैम, हाँ जी। एक टाइप का रिसर्च ही मतलब जो हम रिसर्च पॉइंट में ढूंढते हैं ना, वही तो हुआ ना ये भी। रिसर्च में क्या जैसे कुछ चीज है तो उससे हम थोड़ा हाँ हाँ। मतलब जैसे हम एक लेवल तक जाते हैं ना हम्म। किसी, हाँ, फिर उसके परे भी हम एक चीज सोचते हैं, हाँ हाँ। तो वही हुआ क्या ये भी? हाँ वो भी बोल सकते हो, बट ऐसे बोल सकते हो कि हाँ आप उस बारे में सोच पा रहे हो। वो तो देखो सोचना तो है ही, ये मतलब कि अगर यहाँ पर लर्निंग स्टाइल्स है तो हाँ थिंकिंग वगैरह तो आपकी काम करेगी ही। वो सब चीजें तो है ही कि हाँ वो भी सब चीजें सोच पाना कि जो आपने कभी देखी नहीं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। बट लेकिन ये पूरा जो सिनेरियो है यहाँ पर क्या है, थिंकिंग आपकी एब्स्ट्रैक्ट ही चलेगी, बट आप एक्टिव एक्सपेरिमेंट भी करोगे उस चीज को लेकर। सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसके ऊपर काम भी करना। क्लियर हो गया सभी के लिए? कन्वर्जर सभी ने लिख लिया एग्जाम्पल अपने अपने हिसाब से? सभी ने लिख लिया? सबको क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दो, नहीं है तो फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ। एंड अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में डाइवर्जर, जिसका मतलब होता है आपका अपसारी करता, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रही हूँ तो उसकी। ठीक है, अपसारी करता। इसमें क्या होता है? कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस समझ गए होंगे सभी। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये भी समझ गए होंगे। चलो अब लग जाओ काम पे। Imaginative, creative and sees the big picture, good at brainstorming, common among artists, counselors and humanities scholars। इसका क्या मतलब हुआ है?
सिंपल भाषा में जो चीज़ आपने फील की है, जो चीज़ कंक्रीट एक्सपीरियंस कर लिया है, उसके ऊपर फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन लेकर आना। जैसे कि आप किसी सिंगर को बोलोगे ना कि एक काम करो, आपने बारिश देखी है कभी? तो वो बोलेगा कि हाँ, बारिश तो मैंने देखी है। क्या आपने कभी लव को एक्सपीरियंस किया है? वो बोलेगा कि हाँ, किया है। तो एक गाना बना दो किसके ऊपर, ठीक है? यानी कि वो चीज जो आपने एक्सपीरियंस तो की हुई है, बट उसके बट उसके साथ साथ में रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी आएगा। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या, आपको किसी और ने बताया ना, आपका जो रिफ्लेक्शन था वो किसी और ने दिखाया कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन चल रही है। इमेजिनेटिव होगा, क्रिएटिव होगा एंड सीज द बिग पिक्चर, गुड एट ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है। जैसे कि मैंने एक शब्द दिया था एंड फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या था मतलब कि आपके दिमाग में क्या क्या लग रहा है, बट लेकिन रिफ्लेक्टिव, देखो एक्टिव काम तो मैंने किया, मैंने आपको एक क्लू दे दिया, ठीक है? वो आप तक कैसे पहुंचा? वो आप तक रिफ्लेक्टिव वे में पहुंचा है। अभी के लिए भी ना, अभी के लिए जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है, आपका माइंड तो एक्टिव है, बट आपके पास से मेरी जो बातें जा रही है वो रिफ्लेक्टिव वे में जा रही है, क्योंकि बोल तो मैं रही हूँ ना, आपके पास से मेरी बात रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका डाइवर्जर, कॉमन अमंग आर्टिस्ट, काउंसलर्स एंड ह्यूमैनिटी स्कॉलर्स, कल्पनाशील। क्लियर हो गया? जस्ट उसका अपोजिट है ना? डन, डन एकदम। डाइवर्जर, कन्वर्जर क्लियर एकदम। चलो, एसिमिलेटर, सबको क्लियर हो गया ना? ये दोनों चीजें अपोजिट ही है बस उसका, ठीक है? एक आता है आपके पास में एसिमिलेटर। एसिमिलेटर का मतलब, अच्छा, अगर ना देखो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं, आप उनके ना प्रॉपर वर्ड्स की तरफ मत जाना, क्योंकि आप मानते हो कि हर एक वर्ड का जो मतलब होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट होता है, ठीक है? कुछ वर्ड्स का कॉमन रहता है। अगर मैं आपसे कोई एक सेंटेंस बोलूंगी तो शायद उसमें जो सभी जो शब्द होंगे, शायद उन शब्दों का मतलब सेम होगा, बट किसी किसी सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि वहां पर उस शब्द का प्रयोग किस तरीके से किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास में एसिमिलेटर, अम, आत्मसातकर्ता, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। क्या ये आप मुझे बता सकते हो? एसिमिलेटर पढ़ लो एक बार। टाइम ले लो, जल्दबाजी कुछ नहीं है। मैम इसमें ऐसा हो सकता है क्या, जिसमें मतलब हमारी थ्योरीज और मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे न्यूटन का हो गया कि दिया वो किसी और ने, बट पढ़ हम रहे हैं, और उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की थी उसमें। एक बार दोबारा से बताइए। इसमें हमारी थ्योरीज एंड जो
जो हमको मतलब थ्योरीज दी है वो आ जाती है क्या? जैसे हमारा न्यूटन का हो गया कि वो दिया किसी और ने, हम उसको पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं, बट उन्होंने उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की थी। ठीक है, ओके ओके। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। एसिमुलेटर जैसे कि काजल ने बताया है, थ्योरेटिकल आप बोल सकते हो कि जैसे कि साइंस की क्लास में क्या हो गया है कि अगर कोई भी चीज जो है बच्चे के पास में, एग्जांपल के लिए जैसे कि न्यूटन की थ्योरी हो गई या फिर डायग्राम ही हो गया ना कोई, तो बच्चे के पास में वो पहुंचा तो एकदम रिफ्लेक्टिव वे में है, बट बच्चा क्या करेगा, उसके ऊपर अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा। वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के पीछे नहीं भागेगा, वो यहाँ पर विचारों के पीछे भागेगा कि अगर ये चीज दी गई है तो ये चीज दी ही क्यों गई है, उसके बारे में वो ज्यादा ध्यान देगा। बच्चे को वो मिली तो रिफ्लेक्टिव तरीके से है, उसको एक्टिव तरीके से वो चीज नहीं मिली है, रिफ्लेक्टिव तरीके से मिली है, इसलिए उसका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर बच्चा एक्सपेरिमेंट के पीछे नहीं भागा कि ना चलो अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नहीं, वो एक्सपेरिमेंट के पीछे नहीं भागेगा, वो यहाँ पर विचारों के पीछे भागेगा कि ऐसा हुआ है तो ऐसा ही क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या रहा है, वो उसके ऊपर अपनी थिंकिंग ज्यादा लगाएगा। एसिमुलेटर, इज इट क्लियर सभी के लिए? ठीक है। अब आप देखोगे कि कोई भी जो थियोरी होती है वो मतलब कि ऐसे नहीं बन जाती है, कोई भी थियोरी होगी, कोई भी थियोरम होगी, वो ऐसे नहीं बन जाती है, उसके ऊपर बड़ा ज्यादा विचार करना पड़ता है कि ऐसे ही क्यों, क्यों मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, उसके ऊपर भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लगाया गया है, किस तरीके से हो रखा है ये। क्लियर हो गया सभी को एसिमुलेटर? ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो कि बच्चा एक्सपेरिमेंट के पीछे नहीं भागेगा, बच्चा विचारों के पीछे भागेगा कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, उसके ऊपर विचार करेगा। एसिमुलेटर, ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट करता है ना उसके ऊपर ही विचार कर रहा है देखा जाए तो। एकोमोडेटर, चलो एसिमुलेटर तो बता दिया है, सही बताया एकदम। ये भी बता दो किसके दिमाग में क्या आ रहा है इसको लेके। कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। बताइए। मैम जैसे सोशल वर्कर्स हो गए, उनको पता है कि अगर वो जैसे कि कोई भी उन्हें जैसे कुछ भी काम करना है तो उन्हें पता है कि उसका बाद में वैसे उन्हें एक्सपीरियंस है कि ये करके क्या होगा, ऐसे कुछ। हाँ ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस है, प्रॉपर फील वगैरह कर चुके हैं, बट स्टिल दे आर रिस्क टेकर्स कि चलो करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एसिमुलेटर में आपने पढ़ा ना कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक्सपेरिमेंट के पीछे नहीं भागेगा, बच्चा विचारों के पीछे भागेगा। एकोमोडेटर जस्ट उसका अपोजिट है, यहाँ पर विचारों के पीछे नहीं भागेगा कि ऐसा ही क्यों है, यहाँ पर वो सीधा करके देखेगा, जस्ट अपोजिट है उसका। जैसे कन्वर्जर और डाइवर्जर एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे एसिमुलेटर और एकोमोडेटर भी कहीं ना कहीं अपोजिट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया सभी के लिए? बढ़ सकते हैं आगे? चलो एक बार इसी को ही बस रिवाइज कर लो फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे।
लोग एक काम करो, सभी 2 मिनट का ब्रेक लेके आओ, ठीक है, फिर करते हैं आगे। टेक 2 minutes of break। जब ब्रेक हो जाए तो वापस भी आ जाना। अदिति ब्रेक ब्रेक नहीं चाहिए? अच्छा चलेगा, चाहिए ब्रेक। मैम हाँ जी, एक बार कन्वर्जर वाला बता कन्वर्जर दो। कन्वर्जर बता देती हूँ अभी। ठीक है, कन्वर्जन में क्या रहेगा? एक्सपर्ट्स इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग विद अ सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कन्वर्जर आपके वो वाले लोग प्रेफर करते हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो करते हैं, मतलब उनको पता है क्या चाहिए होता है, उनको ये चाहिए होता है कि वो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो सोचते हैं, अच्छी लेवल का वो सोच लेंगे, अच्छे खासे लेवल का वो सोच लेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए बोला गया है कि कन्वर्जन में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, यानी कि सबसे पहले वो इतना विचार करते हैं एक सॉल्यूशन के लिए, उसके बाद में वो एक्टिव एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, यानी कि तब फिर वो एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं एंड फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विचारों में खो जाना है, और मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि सीधा एक्सपेरिमेंट ही करना है। ये बोल रहे कि नहीं, सबसे पहले इतना सोचो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में, देन फिर उस सॉल्यूशन का जो बेस्ट सॉल्यूशन आपको लगता है उसके बाद फिर उसको एक्टिवली भी आप अप्लाई कर दो। क्लियर? चलिए वापस आ जाइए सभी, चलो आ जाओ वापस। सब आ गए? कैमरा खोलो जो जो आ गए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, एररलेस टीचिंग, त्रुटि रहित शिक्षण। ये क्या होगा? एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी दैट एंश्योर्स द लर्नर ऑलवेज रिस्पॉन्ड करेक्टली बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट प्रॉम्प्टिंग। अभी तो नहीं होता बट स्कूल्स में होता था ये। बच्चा गलत जवाब ना दे, इसलिए उसको साथ साथ में ना कुछ प्रॉम्प्ट देते रहना है। एग्जाम्पल के लिए स्कूल्स में जैसे होता था ना कि टीचर हमसे क्वेश्चन सुनते थे एंड हम अटक जाते थे कि दिस इज द हम इसी पे हम अटक जाते थे। तो टीचर क्या करता था कि ताकि कुछ गलत ना बोल तो इसलिए वो खुद बता देता कि ना अच्छा दिस इज द कम्युनिकेशन, तो वो एक वर्ड बता देते थे ना आपको ताकि आप गलत जवाब ना दो। ठीक है, तो वैसे ही होती है आपकी एररलेस टीचिंग की, जिसमें टीचर क्या करता है, टीचर चाहता है कि बच्चा गलत जवाब ना दे, वो हमेशा सही रिस्पॉन्स करे। इसलिए वो इमीडिएट यानी कि साथ साथ में वो आपको प्रॉम्प्ट देता रहता है, साथ साथ में वो आपको संकेत देता रहता है कि अच्छा ये होगा, विच इज सिस्टमेटिकली फेडेड ओवर टाइम, जो कि टाइम के साथ साथ में फेडेड भी हो जाता है कि अब आपको मिलते हैं प्रॉम्प्ट, साथ साथ में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब बल्कि हम करते कि अच्छा गलत आंसर है तो गलत ही बता दो, पर बताओ तो सही। एक ऐसी रणनीति जो तत्काल सांकेतिक सहायता यानी कि प्रॉम्प्टिंग देकर यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी हमेशा सही उत्तर दे। क्या सभी को डेफिनेशन क्लियर है ना? ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है तो देखते हैं अब क्या होंगे इसके की कंपोनेंट्स, यानी कि मुख्य जो घटक है। एक आता है आपके पास में इमीडिएट प्रॉम्प्टिंग। इमीडिएट प्रॉम्प्टिंग जो मैंने अभी अभी बताई आपको, प्रॉम्प्ट इज गिवन आफ्टर
इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट रॉन्ग आंसर्स, गलत उत्तर से बचाने के लिए तुरंत सहायता दे दी, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, दिस इज द, अटक गए आप तो एकदम बता दिया कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। एक आता है आपके पास में पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, इसका क्या मतलब होता है, रिवॉर्डिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इट्स फ्यूचर अकरेंस, सही उत्तर पर प्रशंसा या पुरस्कार देना। जब बच्चों को पता लगेगा ना कि अच्छा अगर मैंने सही जवाब दिया तो मुझे कुछ मतलब कि पुरस्कार मिल सकता है, कुछ मुझे प्राइज मिल सकता है, तो बच्चा भी ट्राई करता है कि हाँ अब मुझे सही ही जवाब देना है। ठीक है, क्या ऐसा होता है? ठीक है, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। ठीक है, अब जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छा आप ही रखो अपना प्राइज, हमें नहीं चाहिए प्राइज, हमें नहीं आता। ठीक है, फिर क्या होता है, एक होता है आपका प्रॉम्प्ट फेडिंग। प्रॉम्प्ट फेडिंग क्या है, संकेतों का घटना, जैसे बड़े होते रहते हैं धीरे 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 सहायता कम करना, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग असिस्टेंस टू फोस्टर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या रहेगा, धीरे धीरे जो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे थे, जो आप उसको सहायता कर रहे थे, संकेत दे रहे थे, अब आप उसको घटाते रहते हो, आप उसको कम करते रहते हो, ताकि बच्चा रिलाय किसी भी चीज पर ना रहे, ना तो इस चीज पर कि टीचर बता देगा आंसर, ना ही इस चीज पर कि टीचर कुछ प्राइज देंगे आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करना, धीरे धीरे इन सभी चीजों को थोड़ा सा हम कम करते रहते हैं। क्लियर सभी के लिए? एक तो कैमरा बंद हो जाते हैं ना, मुझे ऐसे पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। अगर मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं, मैं अपना कैमरा बंद कर दूं और मैं म्यूट कर लूं खुद को, तो क्या पढ़ पाओगे क्या? या मैं सिर्फ ऐसा कर लेती हूँ कि मैं अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ, कैमरा बंद कर लेती हूँ, सिर्फ मैं बस पीडीएफ दिखा देती हूँ आपको, ऐसे ही पढ़ना है? फिर तो मेरे ख्याल से आप गूगल क्रोम चैट जीपीटी कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, कि अगर जस्ट आपको देखना ही है तो। क्यों करते हो ऐसा? अगर आप बाहर हो कहीं पर दैट इज ओके, उसके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ कि अच्छा आप लोग बाहर हो नहीं कर सकते हो कैमरा ऑन, दैट्स ओके। बट लेकिन बीच बीच में क्या हो जाता है, अगर लग रहा है कि काम होता है तो डेली इसी टाइम पर क्यों काम पड़ता है आपको? ठीक है, तो कितनी बार बोलूं मैं एक ही चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं आपसे एक ही तो चीज मांग रही हूँ कि कैमरा ऑन कर लिया करो। मैं तो डेली टेस्ट भी नहीं ले रही हूँ आपके कि चलो टेस्ट दो मुझे, वो तो मैं ले ही लूंगी पर अभी नहीं ले रही हूँ, बाद में लूंगी वो मैं टेस्ट। कैमरा ऑन करने के लिए बोल रही हूँ, इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं आपके, वो भी आप हटा के रख देते हो। चलिए, 4 स्टेप्स ऑफ 4 स्टेप्स बताए गए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका प्रॉम्प्ट, संकेत दे दिया। ट्रांसफर, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर का मतलब होगा रूपांतरण, यानी कि जो आप बच्चों को पहले संकेत दे रहे थे ना बताते बताते, अब आपने उस चीज को ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर जैसे कि आपने उसको बोला है कि अब आप उसको बता नहीं रहे हो, आप उसको वर्ड्स नहीं बता रहे, बट आपने ट्रांसफर कर दिया कि अगर आप सही जवाब दोगे तो मैं आपको प्राइज दूंगा। ये एक स्टेप अप हो गया है, ये एक स्टेप अप हो गया कि हाँ बच्चा खुद से पढ़ना शुरू कर दे, बच्चा सही जवाब पढ़ना शुरू कर देगा। पहले बच्चों को क्या था, पहले बच्चों को ये था कि जहां पर भी मैं अटकूंगा तो टीचर मुझे बता देंगे, बट अब एक स्टेप अप हो चुका है कि जहां पर मैं अटकूंगा तो टीचर मुझे नहीं बताएंगे। यहाँ पर एक स्टेप बस ये है कि अच्छा अगर मैं सही जवाब दूंगा तो टीचर मुझे प्राइज देंगे, या फिर यहाँ पर पनिश भी हो सकता है, किसी भी तरीके से रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, बट लेकिन हाँ प्राइज इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाना। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम सभी के स्कूल में रहा होगा ना कि जैसे कि अच्छा पहले क्या होता था कि पहले आप सभी ने वो क्वेश्चंस किए ट्रू फॉल्स वाले, सही गलत वाले, स्कूल्स में रहते थे, मतलब अभी तो नहीं बट स्कूल्स में रहते कि हाँ वो ट्रू ट्रू फॉल्स वाले। तो जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया एंड आपने बोला है कि ना ट्रू, पक्का देख लो ट्रू ही है ना, यानी क्या कर रहे हैं वो आपका ध्यान भटका रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि आप श्योर भी हो जो आप बोल रहे हो, या बस आपने बस चाह रहे थे। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है, और आप कुछ जवाब दे रहे हो मुझे, एंड अगर मेरे फेस पर एक स्माइल है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि अच्छा हाँ मतलब कि मैं सही बता रहा हूँ, होता है ना ऐसा। तो इस लेवल पर क्या होते हैं, टीचर जो होते हैं वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स वाला हो गया एग्जाम्पल कि देख लो पक्का यही है ना। ठीक है, और फिर कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी टीचर ये भी करते हैं कि दोबारा से सुन लो क्वेश्चन कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसके बाद में देना जवाब, तो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज भी रहती है। लास्ट हो जाता है चेक, चेक हो जाएगा जांच करना कि ये सभी चीजें क्या एकदम सही हो चुकी हैं, कि क्या बच्चे को प्रॉम्प्ट की भी जरूरत नहीं है, क्या बच्चे को भी ट्रांसफर वाली चीज भी उसकी
निकल चुकी है, क्या बच्चे को अगर मैं डिस्ट्रैक्ट कर भी लूँ तब भी उसका जवाब नहीं बदलेगा, ये सब चीजें हो जाती हैं। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट में भी ये होता था ना कि हम अपने जवाब को बदल देते थे कि अच्छा मैम ने बोला कि पक्का देख लो तो शायद फॉल्स ही होगा, इस तरीके से भी होता था। क्लियर हो गया सभी को? एररलेस टीचिंग क्या क्या सब चीजें हैं इसमें, कोई दिक्कत परेशानी इन सब में? नहीं, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में प्रॉम्प्ट फेडिंग टेक्निक्स, कि प्रॉम्प्ट का फेड कर कैसे सकते हो, संकेत कम करने की तकनीकें क्या हो सकती है। टाइम डिले प्रॉम्प्टिंग कर दो, समय विलंबित संकेत। ये क्या आ गया? ये कुछ नहीं है, मैं आपको नोट्स भेजूंगी, कुछ नहीं है, पता नहीं कुछ ग्लिच आ गया है। ठीक है, ये राइट एरो वगैरह कुछ नहीं है, कुछ ग्लिच आ गया ये। टाइम डिले प्रॉम्प्टिंग, समय विलंबित संकेत, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वेट टाइम बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉम्प्ट। टाइम डिले प्रॉम्प्टिंग का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए अगर आपने मुझसे कुछ पूछा, अगर आप मेरे टीचर हो एंड मैं स्टूडेंट हूँ, आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा एंड मैं अटक गई हूँ कि दिस इज द पे मैं अटक गई हूँ, तो आप क्या करोगे? आप मुझे एकदम से नहीं बताओगे कि कम्युनिकेशन है, इसके बाद में आप वेट करोगे, आप बच्चे को टाइम दोगे, क्या पता उसको याद आ जाए और उसको बताने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो बच्चे को थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, तो क्या पता बच्चे को खुद से याद आ जाए, अगर स्टिल तब भी याद ना रहा तब आप फिर बता सकते हो, यानी कि थोड़ा सा समय लो। अगर आप उसको संकेत देना भी चाहते हो तो उसमें भी थोड़ा सा समय लो। एक आता है मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्टिंग। मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है कि मूविंग फ्रॉम हाईली इंट्रूसिव असिस्टेंस टू जीरो कॉन्टेक्ट। जैसे कि पहले क्या होता था कि बच्चा अगर फंस गया कि ना दिस इज द पे अगर अटक गया, तो मैडम ने पहले बोला कि ना कि दिस इज द कम्युनिकेशन विच वी कैन से दैट दिस एंड दिस, मतलब कि मैडम ने क्या किया, मैम ने सबसे पहले 3-4 शब्द बता दिए। अब मैम क्या करेगी, अब मैम संकेत को कम करेगी, जो पहले 4-5 शब्द बताए जा रहे थे अब उसको एक बार रोक देगी, कम्युनिकेशन। बताओ आगे क्या है, ये सब चीजें हो जाएगी। या कभी कभी तो मतलब कि मेरे स्कूल्स में तो होता था ऐसा कि कुछ कुछ टीचर्स मतलब कि ऐसे थे जो बोलते थे, जैसे अटक गए है ना बच्चे, तो मतलब कि ऐसे बोलते कि ना अच्छा एस से शुरू होता है वर्ड, अब सोच लो, सिर्फ एस बताते थे कि एस से शुरू होता है वर्ड, अब सोच लो कि क्या होगा। अब जो बच्चा प्रॉपर तरीके से रट के आया है तो वो तो बता ही देगा, अच्छा एस वाला शब्द आ गया है। पर जिस बच्चे ने समझ के किया तो कहाँ हो पाता है इतना कि एस क्या है, एस कुछ एस नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्ट टू लिस्ट जो प्रॉम्प्टिंग है, ये अभी हम छोटी वाली क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पता ही चल रहा होगा देखकर। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, डेविड ओसुबेल, जो हम कर चुके हैं, दोबारा से एक बार देख लो। फेजेस के बारे में क्या हो जाएगा, 3 इसके कोर कंसर्न है। हाउ करिकुलम कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, कि कैसे पाठ्यचर्या का संगठन किया जाए। हाउ द माइंड प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन, कैसे दिमाग नई जानकारी को लेता है। हाउ टीचर्स प्रेजेंट न्यू मटेरियल इफेक्टिवली, कि कैसे टीचर जो है अपने मटेरियल को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं। 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप अपना पाठ्यचर्या करिकुलम किस तरीके से बना रहे हो। दूसरी बात कि जानकारी बच्चे के दिमाग में प्रोसेस किस तरीके से हो रही है। तीसरी चीज, टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो अपने मटेरियल को प्रस्तुत किस तरीके से कर रहा है। 3 चीजों के बारे में बात की गई है। 3 चीजें क्लियर है सभी को, किस किस के बारे में, करिकुलम और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में है और स्टडी मटेरियल के बारे में है। 3 चीजें क्लियर है सभी को, इन 3 चीजों पर फोकस रहता है यहाँ पर। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल हम पहले कर चुके हैं, ये सभी चीज पहले से ऑर्गेनाइज करके रखना कुछ याद आ रहा है कि अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो पहले से मैं सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखूंगी, पढ़ाया हुआ है ये भी। फेज 1 क्या आएगा, प्रेजेंट द पजलमेंट। ठीक है, एक्सप्लोर रिएक्शंस टू द सिचुएशंस, फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी, इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी। अच्छा, ये भी हम कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछो। 6 पेजेस पढ़ लो एक बार एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के। ये मॉडल हम पहले कर चुके हैं, बस जो हमने पहले शॉर्ट में किया था ना, बस उसी को मैंने 6 फेज में एक बार दोबारा से लिख के दे दिया आपको। पढ़ लो एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।